अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक नए मौजू के साथ फिर आपसे गुफ्तगू होगी। और इसमें हमारा आज का जो मौजू है वो गोल्डन इस्लामिक एज क्या है, इसके बारे में है और इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे हम, और हमारे आमिर भाई इसके बारे में बताएंगे। इस्लामिक गोल्डन एज क्या है, इसके बारे में आमिर भाई कुछ खुलासा कीजिए और उम्मत के सामने इसके बारे में बताइए क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामिक गोल्डन एज है, ये एक पीरियड है, यानी 18th सेंचुरी से लेके जो 14th सेंचुरी का जो पीरियड है, इसको इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। अच्छा, ये तकरीबन जब बनु अब्बास यानी कि अब्बास कैलिफेट बने थे, तब से ये इस्लामिक गोल्डन एज शुरू होता है। अच्छा, इसे इस्लामिक गोल्डन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौर में जो इस्लामिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, बहुत ज़्यादा एडवांस था। वो मतलब साइंस के एतबार से देख लो, या मैथमेटिक्स के एतबार से देख लो, या फिलोसफी के एतबार से देख लो, या एक तरह से मेडिसिन के एतबार से देख लो, या आर्किटेक्चर के एतबार, किसी भी एतबार से देखो बहुत एडवांस था। तो इसी को कहा जाता है इस्लामिक गोल्डन एज। अच्छा, इस दौर में कौन सी सिटी मेन लर्निंग सेंटर बनी है? इस दौर में जो मतलब मेन लर्निंग सिटी बनी थी वो बगदाद थी। बगदाद ही मतलब एक तरह से कैलिफ बैठता था, तो वहीं पे एक तरह से जो उस टाइम पे एक कैलिफ थे जिनका नाम था अल मंसूर, उन्होंने ही मतलब एक तरह से जो है बैतुल अल हिकमा, हाउस ऑफ द विजडम को स्टैब्लिश किया। वहाँ से एक तरह से बहुत लोग पढ़ने के लिए आते थे, वहाँ से एक तरह से साइंस की, मेडिसिन की तालीम हासिल करते थे। और इसके अलावा और भी एक तरह से लर्निंग सेंटर थे अलग अलग कंट्री के अंदर, जैसे इजिप्ट के अंदर कायरो लर्निंग सेंटर था, या स्पेन के अंदर कोर्डोबा लर्निंग सेंटर था, या सेंट्रल एशिया के अंदर समरकंद और बुखारा लर्निंग सेंटर थे, या सीरिया के अंदर दमास्कस लर्निंग सेंटर था। तो मतलब अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग लर्निंग सेंटर थे। अच्छा, अलजेब्रा का फादर किसको माना जाता है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? अलजेब्रा का फादर माना जाता है अल ख्वारिज़मी को। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स के अंदर। इन्होंने एक तरह से जो है डेसिमल सिस्टम पे काम किया है, या एक तरह से नंबर थ्योरी पे काम किया है, ज्योमेट्री में काम किया है, ट्रिग्नोमेट्री में काम किया है, और जितने भी अरबिक नुमेरल्स है उन सबको रिफाइन किया, यानी एक तरह से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। अच्छा, मुस्लिम स्कॉलर जो कि मेडिसिन में फेमस हुए हैं, उनके नाम बताइए। हाँ, जैसे जो मेडिसिन के अंदर दो है, एक तो है अल रजी। अल रजी जो है, इनको एक तरह से मेडिसिन इन द पायनियर भी कहा जाता है, मतलब एक तरह से इन्होंने मेडिसिन की शुरुआत की। बाकी इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है किताब अल हवी, ये एक मेडिसिन किताब है। और दूसरे हैं इब्न सीना, इनकी भी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द कैनन ऑफ द मेडिसिन। ये बाद में यूरोप में पढ़ाई गई, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं जो रेनेसेंस आया वो इसी के जरिए से आया। मुस्लिम स्कॉलर ने क्या रोल प्ले किया है एंशिएंट में और स्कॉलर को बचाने के लिए? हाँ, जो मतलब एक तरह से जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, उसने जितनी भी प्रीवियस नॉलेज थी उसको प्रिजर्व किया है। जितनी मतलब एक तरह से उन्होंने क्या किया, जितने भी टेक्स्ट थे उस टाइम, ये इंडियन टेक्स्ट थे, या ग्रीक टेक्स्ट थे, या रोमन टेक्स्ट थे, या पर्शियन टेक्स्ट थे, उन सबको ट्रांसलेट किया अरबिक में, और उसको एक तरह से प्रिजर्व किया है। अच्छा, इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान साइंटिफिक फील्ड्स में बड़ा ही डेवलपमेंट क्या देखा गया है? मतलब इस दौर में जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे एस्ट्रोनॉमी में बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है, मैथमेटिक्स में देखा गया है, मेडिसिन में देखा गया है, केमिस्ट्री में एक तरह से जो फादर माना जाता है केमिस्ट्री का, वो मानते हैं जाबिर इब्ने हयान, इसको फादर मानते हैं केमिस्ट्री का।
और इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिस्टिलेशन में, क्रिस्टलाइजेशन में, या एक तरह से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सबटेंस, यानी इसने सबटेंस को क्लासिफाई किया। बाकी ज्योग्राफी के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसमें एक बहुत बड़े ज्योग्राफर है जिनका नाम है अल इदरीसी। अल इदरीसी ने क्या किया, जो वर्ल्ड मैप है उसको डिटेल से क्रिएट किया है। बाकी इन्होंने बहुत ज्योग्राफी में बहुत कुछ लिखा है। और इसके अलावा जो एक तरह से जो रूट्स है अफ्रीका से लेकर चाइना का जो रूट्स है, ट्रेड रूट्स है, इसको एक्सप्लोर किया है और साथ के साथ इसको डॉक्यूमेंट किया है, इसको लिखा है मतलब किताबों के अंदर। अच्छा, इस्लामिक गोल्डन एज में कोई एक ऐसे फेमस मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर का नाम बताइए। जैसे फेमस एस्ट्रोनॉमर है अल बटानी। बटानी ने क्या किया है, जो सोलर ईयर है और जो प्लानेटरी मोशन है इनको रिफाइन किया है। यानी एक तरह से जो कैलेंडर के हिसाब से जो चल रहा था, सोलर यानी कि सन के हिसाब से जो कैलेंडर मेजर कर रहे थे उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया इन्होंने। और जो प्लानेटरी सिस्टम है, यानी एक तरह से जो जितने प्लानेट है जो सूरज की चारों चक्कर लगाते हैं, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एडवांस के रूप में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। इस्लामिक गोल्डन एज डिक्लाइन क्यों हुई थी? सबसे बड़ा कारण है इसका ईमान की कमज़ोरी। उनके अंदर एक तरह से ईमान की कमज़ोरी आ गई थी। दूसरा यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपस में झगड़ने लगे थे गद्दी को लेके कि कौन मतलब चेयर पर बैठेगा। और तीसरा है कंजर्वेटिज्म थॉट्स, यानी एक तरह से जो साइंटिफिक वे थॉट्स थी उससे हटके कंजर्वेटिज्म पर चले गए। यानी एक तरह से जो है उस ये समझने लगे कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक तरह से हमें खुदा से दूर कर रही है। चौथा रीजन है इसका, वो है मंगोल इन्वेजन, यानी कि कुछ लोग मंगोलिया से आए थे, उन्होंने एक तरह से इन्वेजन किया था बगदाद के अंदर और बगदाद को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस्लामिक गोल्डन एज की लेगेसी क्या है? जैसे इस्लामिक गोल्डन एज की लेगेसी सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको बचाए रखा। और दूसरा ये है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिक्स के अंदर हो, साइंस के अंदर हो, ये एक तरह से विरासत छोड़ के गए। लेगेसी मतलब विरासत, यानी एक तरह से ये बता के गए कि जो भी आने वाले मुस्लिम या नॉन मुस्लिम होंगे वो एक तरह से इनसे इंस्पायर हो सकते कैसे इस दौर में साइंस और मैथमेटिक्स कैसे इतना फ्लोरिश था। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे उभरा है? हाँ, इस दौर में एक तरह से जो आर्ट आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा उभर का है। यानी इस दौर में एक तरह से बड़ी बड़ी मॉस्क बनी है और बड़े बड़े पैलेसेस बने हैं और एक तरह से बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनी हैं। और इसी मतलब आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स है, जैसे कि डॉम्स जिसे बोलते हैं गुम्बद, मीनार हो गए, या आर्क्स होते हैं जो मस्जिद के अंदर आर्क्स बने होते हैं, या एक तरह से कैलीग्राफी हो गई। कैलीग्राफी उसको बोलते हैं जो मतलब एक तरह से दीवार वगैरह पर लिखा जाता है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा उभर के आई है। जैसे कि स्पेन के अंदर द ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा, ये मतलब एक तरह से उसी दौरान मतलब उसी दौर की एक मस्जिद है। और एक है अलहम्ब्रा, ये पैलेसेस है, ये भी स्पेन के अंदर है। गाइस, आज हमने इंशाल्लाह इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान की जितनी भी गुफ्तगू थी वो बात करी हमने, और उसमें जो सामने आए, जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए, जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं इस्लाम के दायरे में रहकर, उन्होंने हर एक चीज़ को निजात में लाने की कोशिश की है और वो कुरान और हदीस की रोशनी के दायरे में रहकर की है। तो गाइस, इस्लाम जब से दुनिया बनी है और इसका एक बहुत अहम रोल रहा है, और हर चीज़ में, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर इस्लाम का एक रोल रहा है। तो गाइस, आने वाले वक्त में और जो वक्त गुज़र चुका है उसमें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है इस्लाम के दायरे में रहकर, आज हम उनको याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल में गुजर रही है। तो इसलिए हम उनको ना तो पढ़ पाते हैं, ना अपनी हिस्ट्री को जान पाते हैं। इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी हमें नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं रह पाता है। तो गाइस, हम अपने इस्लाम के बारे में जानें, उसे समझें कि कैसे कैसे लोग आए और जिन्होंने इस्लाम के दायरे में रहकर
उन्होंने मेहनत की है और वो दुनिया में उन्होंने कितनी मेहनत की है और आज तक वो जो हमारे पास समराया, उन्होंने जो मेहनत करके हमारे तक पहुंचा है, जो इल्म हमारे तक पहुंचा है, वो आगे नस्लों तक कैसे पहुंच जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह फिर आगे नए मौजू के साथ बात करेंगे। जज़ाकुल्लाह खैर।